अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 79 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 का। रेशोज़ का टॉपिक आज हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। रेशोज़ उर्फ़ आम में इसको कहा जाता है, वैसे तो इस टॉपिक का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पूरे 15 मिनट आप लोगों ने मुझे इंतज़ार करवाया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बिठा लो यार, सिर्फ बैग उठा लोगे ना भाई, ये बैग अगर उठा लोगे ना, नीचे लटका लो, नीचे हुक्स लगी हुई, जगह बन जाएगी। आगे ना जाओ बेशक यार, सिर्फ बैग उठा लो। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम जो बनाते हैं उसके बहुत सारे यूज़र्स होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़र लेंडर्स भी हो सकते हैं, बैंक हो गया, या कोई और जो है वो बंदा हो गया जो उधार पे चीज़ें बेचने वाला है, ठीक है। या फिर इन्वेस्टर भी हो सकते हैं जिन्होंने उस कंपनी में, उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, या एग्जिस्टिंग ओनर्स भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इवन मैनेजमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, जनरल पब्लिक हो सकती है। ये सारे के सारे यूज़र्स ही हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। यानी हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो इनमें से किसी एक की ज़रूरत में आ रही होती है। तो ये जो यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ये कुछ टूल्स को यूज़ करते हैं जिनको यूज़ करके ये डिसीजन मेकिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और वो डिसीजन मेकिंग पास्ट से कंपैरिजन के लिए भी हो सकती है करंट में, ठीक है जी। वो फ्यूचर को प्रोजेक्ट करने के लिए भी यूज़ होती है डिसीजन मेकिंग, और दूसरी कंपनी से कंपैरिजन के अंदर भी यूज़ होती है। यानी कि इस कंपनी ने अपने पिछले सालों से इस साल में इम्प्रूवमेंट दिखाई या इसकी परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट हुई। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ अंदाजे, ज़ाहिर है हर एक टूल की तरह से इस टूल के भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो इंशाल्लाह हम फिर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फ़िलहाल तो ये सीख लें ये किस तरह से यूज़ करते हैं ये टूल, ठीक है। तो एक तो हमने ये परफॉर्मेंस अपनी पिछले साल की परफॉर्मेंस से देखना होता है, कंपेयर करना होता है कि कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छी दी, इम्प्रूवमेंट आई उसमें, या डिटीरियोरेशन आई। दूसरा, हमारी इंडस्ट्री में मौजूद हमारे जैसे ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन में कंपेटिटर ने कैसा परफॉर्म किया, उसके मुकाबले में हमने कैसा परफॉर्म किया, इंडस्ट्री के साथ हमने जो है वो किया। उसके बाद एक और चीज़ होती है, हमने कुछ बजट किया था, कुछ टारगेट्स बनाए थे, उन टारगेट्स के ऊपर हम पहुँचे या नहीं पहुँचे, ये करंट को भी हम देख रहे होते हैं, और इवन इन्हीं की बेस के ऊपर हम फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पेज आप लोगों का किताबों का 756, जहाँ पर आपको ये टॉपिक स्टार्ट होता नज़र आएगा। इसके अंदर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एनालिसिस के लिए उन्होंने कहा है कि कुछ यूज़र्स और उनकी फाइनेंशियल नीड्स होती हैं। इसको आपने इंशाल्लाह घर पे आज पढ़ लेना है, ठीक है, ओके। ये आपने रीड कर लेना है, ठीक है। अब मैं बात शुरू कर रहा हूँ यहाँ से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ कंपनीज पास्ट, करंट और प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस, पास्ट, करंट और projected performance for decision making purpose. It allows analysts to identify trends by comparing ratios across multiple periods and statement types to allow analysts to measure liquidity, profitability. ये सारी बातें हम इंशाल्लाह देख लेंगे, ठीक है जी। तो हम कंपनी की पास्ट, करंट और प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस भी देख रहे होते हैं। अब ये पास्ट, करंट और प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस अपने पिछले प्रीवियस ईयर से भी हो सकती है। पास्ट में हम ऐसे थे, अब ऐसे हो गए, पास्ट में, ठीक है, हम ऐसे थे, अब हमने इस दफ़ा बेहतर परफॉर्म किया। इसी तरह से ये इंडस्ट्री के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। बहरहाल 3 तरह के एनालिसिस इस्तेमाल होते हैं रेशोज़ एनालिसिस, जिसको ये एक इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 3 तरह के
एनालिसिस यूज़ होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बड़ा मशहूर है ज़माना। पिछले साल सेल्स कितनी थी, इस साल सेल्स कितनी हो गई। पिछले साल कॉस्ट ऑफ सेल्स इतनी थी, इस साल कॉस्ट ऑफ सेल्स इतनी हो गई। पिछले साल जीपी मार्जिन इतना था, इस साल जीपी मार्जिन इतना हो गया। ये हम देखो ना हॉरिजॉन्टल। ये हम इस वक्त अगर 2020 में खड़े हैं तो कंपैरेटिव कौन सा साल है। अब मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ, हम 20 में 19 से 20 में हमने क्या परफॉर्म किया, तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ओवर द ईयर्स। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बहुत सिंपल है। मिसाल के तौर पे सेल्स थी हमारी 500 रुपये की, ये सेल्स बढ़ के होगी 550। मैं चाहता हूँ परसेंटेज ग्रोथ मुझे पता चल जाए। तो कैसे पता चलेगी, बड़ी सिंपल काम है आज। सिंपल काम बस करने इकट्ठे कुछ नहीं, ठीक है जी। सिंपल आई रेशियोज कैलकुलेट करना सीखेंगे। मैं तरतीब बता देता हूँ जिस तरह से हम नोट्स बनाएंगे। 2 घंटे लगें, 4 लगें, 6 लगें, हम जोहर तक तो वैसे यहीं पे ही, ठीक है। पहले भी हो सकती है छुट्टी, बाद में भी, तो बाद में नहीं हो सकती क्योंकि जोहर के बाद फिर FA2 वाले आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस डाटा को देखते हुए आप मुझे बता सकते हैं कि हम कितने % सेल ग्रो कर गए, हमारी सेल कितने % ग्रो कर गई। चेक करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। कितनी वैसे ग्रोथ आई कितनी है रुपीज़ में, 50 रुपये की। हम 50 को डिवाइड करेंगे 550 से, ऐसा ही है। इतना इंक्रीज आया और कंपेयर करेंगे उसको जहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ से, है ना, सही है ना। मैं गलत कह रहा हूँ, बिल्कुल गलत कह रहा हूँ। बेस ईयर के साथ देखें, आप 5 साल के नहीं, 15 साल के नहीं, 20 साल के हो गए। आप 20 साल के हो गए, 20 साल के हो गए हैं। ये अब मैं कहने लगा हूँ कि कंपैरिजन में 1 साल बढ़ के 20 साल हो गए। 1 साल 20 से बढ़ के 1 साल 20 के हो गए। किससे बढ़े हैं, तो कंपैरिजन किससे होता है हमेशा कि हम 19 साल की, भाई साहब 19 साल के थे पिछले साल में, अब 1 साल 19 से 1 साल बढ़ के 20 हो गए। तो हमने कहा जी 1 साल इनकी उम्र बढ़। कंपैरिजन हमेशा किससे होता है, प्रीवियस ईयर से, बेस ईयर से, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इन दोनों पीरियड्स का डिफरेंस लेना है। कितना चेंज है, 50 का, और उसको डिवाइड करना है बेस ईयर से, ठीक है जी। परसेंटेज के लिए आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या आ गया। तो बड़ी सिंपल सी बात थी। अब हमने क्या किया जी, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली एनालाइज किया है कि हमारी सेल में परसेंटेज ग्रोथ कितनी आई है प्रीवियस ईयर से। हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं, पता नहीं सेल्स ही बड़ी है या सेल्स की नंबर ऑफ़ यूनिट्स उतने ही रहे हैं और सिर्फ महंगाई की वजह से ये सेल्स की अमाउंट रुपीज़ में बढ़ी, वो फिर बाद में चीज़ें इंशाल्लाह इंटरप्रेट। ये तो कह रहा हूँ कि आज का दिन टॉपिक तैयार थोड़ी करेगा। आज का दिन तो टॉपिक को इस काबिल कर देगा कि अब हम जो है वो पास पेपर्स को डिस्कस करें, इंटरप्रिटेशंस करें, ठीक है ना। तो 10% ग्रोथ इन सेल ओवर 2019, 10% ग्रोथ इन सेल ओवर 2019। ये बात समझ आ रही है ना। इसको क्या कहते हैं जी, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने हॉरिजॉन्टली एनालाइज करना है, हर आइटम को कर सकते हैं। इसके बाद क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ आती है, कॉस्ट ऑफ सेल, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, फिर भूल गए हो, फॉर्मेट भूल गए हो, आपको SOCI का फॉर्मेट भूल गए। इसमें हम अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, आपको उस दिन बना के भी दिखाया था, ठीक है। सेल्स लेस होती है इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स, और हम पहुंच जाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट पर। फिर इसमें ऐड कर लें अदर इनकम लेस एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। ये जो होते हैं ना, बेसिकली एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस को मिलाकर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कह दिया जाता है, ठीक है। लेस सेलिंग एक्सपेंसेस, ये ऑपरेशंस हैं हमारे। हमने चीज़ बेची, ख़रीदने की कॉस्ट, फिर एडमिन सेलिंग, ये ऑपरेशंस जिनसे उसको हम बेच पाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक ब्रेक मैंने लगवाई थी आपको, जब मैं ये स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का कॉन्सेप्ट आपको दे रहा था, और मैंने कहा था यहाँ पे ब्रेक लगा के हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं।
ठीक है। एक मिनट पॉज करें ज़रा जी। तो सेल्स, लेट्स से सेल्स हैं 1000 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ सेल हमारी आ गई जी लेट्स से 600 रुपीज़, तो जीपी अदर इनकम हमने कमा ली 20 रुपये, एडमिन एक्सपेंसेस हमारे आ गए लेट्स से जी 210 रुपये, सेलिंग एक्सपेंस तो ये ज़रा कम कर लें 110 रुपये, सेलिंग एक्सपेंस 215 रुपये, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 95। ठीक है जी। उसके बाद इसमें से हम मज़ीद फाइनेंस कॉस्ट लेस करते हैं। फाइनेंस कॉस्ट में बैंक लोन का इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस वगैरह, ठीक है जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस नॉर्मली बड़ी कॉस्ट तो वही होती है, लेट से 10 रुपये फाइनेंस कॉस्ट। और कुछ अदर एक्सपेंसेस होते हैं, ये अदर एक्सपेंसेस नॉर्मली ऐसी कॉस्ट होती हैं जो ना फैक्ट्री की कॉस्ट होती हैं, जो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएं, चीज़ ख़रीदने की या बनाने की कॉस्ट नहीं होती, वो सेलिंग का खर्चा नहीं है, एडमिन का खर्चा नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, रूटीन से हट के है को खर्चा। हमने फिक्स्ड एसेट बेचा, हालांकि हमारा फिक्स्ड एसेट का मतलब ही क्या होता है? यूज़ के लिए एक रिसोर्स रखा हुआ था, तो हमने फिक्स एसेट बेचा, ठीक है। वो फिक्स एसेट बेचकर हमें गेन आ गया, सेल में नहीं, अदर इनकम में। फिक्स एसेट बेचा, उस पर हमें लॉस आ गया, लॉस सेलिंग एडमिन कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं, बल्कि क्योंकि ये कभी कभार आने वाला खर्चा है। और देखो आज हम कंपैरिजन की तरफ चले गए, हम ओवर द ईयर्स कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हमारी लेट्स से हमने लॉस ऑन डिस्पोजल को एडमिन एक्सपेंस में डाल दिया। अब एक हैवी अमाउंट, लेट्स से आग लगी और हमारी हमारा प्लांट जल गया, वो प्लांट जलने की वजह से टोटल लॉस हो गया, वो एक बड़ा लॉस था, वो लॉस नज़र आ रहा है हमारा एडमिन एक्सपेंस में, ठीक है। अब जब हम कंपैरिजन करेंगे पिछले साल से इस साल को, तो क्या नज़र आएगा? वो एडमिन एक्सपेंस तो बड़े बढ़ गए। हालांकि दरअसल कहानी ये है कि उसके अंदर एक एबनॉर्मल आइटम पड़ा है जो नॉर्मल रूटीन की चीज़ नहीं है, वो कभी कभार ऐसे हो जाता है। तो इसीलिए कभी कभार वाली चीज़ों को कहाँ रखते हैं? अदर एक्सपेंसेस में। लेट से अदर एक्सपेंसेस हैं 5 रुपये। कितना आ गया जी आंसर? अब ये 80 क्या है जी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। इसमें से हम फिर हुकूमत पाकिस्तान को कुछ हिस्सा देते हैं, लिख ले यार। टैक्स एक्सपेंस लेट्स से जी इसमें से हुकूमत ने 24 रुपये ले लिए, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा? 56, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद OCI होता है, लेकिन मैं अब उसकी तरफ नहीं जा रहा, इनफ है ये, ठीक है ना। ओके, तो मैं स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम समझा चुका हूँ आपको, बस फिलहाल यहाँ पे रोकते हैं इस बात को। रेशियो एनालिसिस के अंदर हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाले आइटम्स नहीं देखते होते नॉर्मली, ठीक है, बस इसी को ही देख रहे होते हैं। खैर, एक और भी चीज़ अब देख लेते हैं ज़रा साथ ही, अब बात चल ही पड़ी है तो। बैलेंस शीट आपकी होती है, बैलेंस शीट बैलेंस शीट होती है जी आपकी एसेट्स, इक्वल्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी, ऐसे ही है। इसको अगर मैं थोड़ा सा तोड़ कर लिख लूँ तो ये इस तरह से बन जाएगा, नॉन करंट एसेट्स इतना लंबा कौन लिखे अभी, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, बार बार बाकियों को भी लिखना पड़ना था, इक्वल्स इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़ प्लस करंट लायबिलिटीज़, ठीक है।
अब ये भी कोई अज्यूम कर लो डाटा, बताओ जी नॉन करंट एसेट्स कितने हैं आपके, 5000 के, लेट्स से करंट एसेट्स हैं आपके 3000 भाई ने कहा, ठीक है जी। इक्विटी आपकी जो है वो मिसाल के तौर पे 4500 रुपये है। अब टोटल कितना 8 बनाना है ना, ये हो गया 5 6 7 हो गया, और ये कितना बन गया 1000, ठीक है जी। बैलेंस शीट टैली हो गई। चलें ये भी अब ऐसे डाटा है कुछ, मैंने कहा ज़रा इसको यूज़ करना सीख लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ज़रा बैलेंस शीट इस तरह से बना दी है, ओके। अच्छा, अब रेशो एनालिसिस में हमने अभी तक बात क्या की, ये तो वैसे बस बात इस तरफ निकला, इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बात क्या हो रही थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस जो है वो 3 तरह का होता है, 3 तरह का। सबसे पहला मैंने कौन सा बताया आपको, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या है ये, ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज यूज्ड टू कंपेयर हिस्टोरिकल डाटा सच एज रेशियोज और लाइन आइटम्स ओवर अ नंबर ऑफ काउंटिंग पीरियड, हेल्प्स आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड ग्रोथ पैटर्न्स इन एन एंटिटीज परफॉर्मेंस ओवर अ नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है। Period wise percentage change is calculated that helps evaluate improvement or decline in entities performance। पढ़ लेनी है एक बार ये सारी बातें, ठीक है ना। बाकी जो लिखने वाली मैं इंशाल्लाह लिखवाऊंगा आज। दिस ऑल्सो मेक्स इट ईजियर टू कंपेयर ग्रोथ रेट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी अमंग डिफरेंट एंटिटीज। हमारी सेल 10% बढ़ी है, हमसाये की 15% बढ़ी है, तो हमने इसको दूसरी एंटिटी से भी कंपेयर कर लिया, ठीक है ना। तो कैसे परसेंटेज निकालते हैं जी, कितना था हमारी एग्जाम्पल में, कितना था हमारी एग्जाम्पल में 500 और 550 ना, ठीक है। ये करंट ईयर कहाँ पे है 550, बेस ईयर 500, तो डिफरेंस क्या आया था 50, डिवाइड किससे किया था 500 से, बेस ईयर से तो 100 से मल्टीप्लाई किया, यही फार्मूला था, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन मौजूद है, आपके पास हैंडआउट में है, ये इसलिए हैंडआउट में कर लिया है ताकि आप बार बार फिर किताब को, मैं कहीं आगे कुछ पढ़ा रहा हूँ तो देखने ना जाएं, और कुछ नहीं है, वरना ये किताब के अंदर सवाल मौजूद है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर यही क्वेश्चन हमारा यूज़ होना है आज। इसी क्वेश्चन को लेके हमने सारी रेशियोज कैलकुलेट करनी है, किताब के अंदर इसी क्वेश्चन को लेके रेशियोज कैलकुलेट हुई हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक एक दो दो लाइंस इनके बारे में लिखवाता जाऊंगा, फिर जो मज़ीद एडिशंस करने होंगे उसके लिए दो दो तीन तीन लाइनें छोड़ देंगे, वो फिर बाद में इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 करते चले जाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो आप इधर गौर करें, कैलकुलेटर उठा लें ज़रा जल्दी से, इसको चेक कर लें कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इसी तरह से ही हो रहा है जैसे हमने सीखा है। ये क्विक काम है, ठीक है, जल्दी करो, अभी रेशियो एनालिसिस शुरू भी करना है। अभी तो से बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 3 तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं। पहला हमने कौन सा देखा है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ओवर द ईयर्स देख रहे हैं, ठीक है। इधर देखो 43 15 माइनस 37 60, दोनों का डिफरेंस आ गया, कितना डिफरेंस है 555 रुपये से सेल्स बढ़ी है, ठीक है। अब कितने परसेंट बढ़ी है ओवर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है ना, तो 555 डिवाइड बाय 3760 करो इंटू 100 करो, तो आंसर है, तो हम क्या कहेंगे जी, हमारी सेल्स पिछले साल की निस्बत 14.8% बढ़ गई। इसी तरह से हर लाइन आइटम के ऊपर आप देख लें ये परसेंटेज निकली हुई है, हमारी सेल्स बढ़ी 14%, कॉस्ट ऑफ सेल 13% बढ़ी है। इससे थोड़ा सा लग रहा है कि शायद हमने जो है वो शायद कुछ महंगाई का एलिमेंट, छोटी छोटी बातें फिर करेंगे, ठीक है। फिर जीपी हमारा 18% बढ़ा है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारी बढ़ी हैं, मैंने कहा कम हो गई हैं, फिर एडमिन एक्सपेंसेस बड़े बढ़ गए हैं। इस तरह से कंपैरिजन हो रहा है, देखो ना, पता लग रहा है यार हमारे एडमिन एक्सपेंसेस 82% बढ़ गए। अब टेंशन पड़ेगी यार हो क्या रहा है, चक्कर क्या है, जरा चेक करते हैं, समझ आ रही है कंपैरिजन कैसे हो रहा है प्रीवियस ईयर से, ठीक है। ये ठीक है, 14% सेल बढ़ी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी, एकदम से एडमिन एक्सपेंसेस 82% बढ़ गए। अच्छा, अदर इनकम 50% बढ़ी है। फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये भी एक ब्रेक है, यहाँ पर लगाई जाती है, लेकिन मैंने अलग से नहीं लगवाई है। उसकी वजह यह है कि नॉर्मली ये इस तरह से दिया नहीं जाता, चलो इस सवाल में तो दे दिया, नहीं दिया जाता तो फिर हमें निकालना आना चाहिए। मैं थोड़ी सी वहाँ पे जो अपनी एग्जांपल बनाई है ना उसके अंदर आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और फिर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। हर चीज़ को इसी तरह से आपने हॉरिजॉन्टली एनालाइज किया होगा। बैलेंस शीट के अंदर भी ऐसे ही है। बैलेंस शीट में क्या है, हमारे पीपीई 880 से 865 पे आए हैं, कम हुए हैं। अच्छा, डिफरेंस निकालो तो 15 रुपये का निकल रहा है, 15 रुपये को डिवाइड करोगे बेस ईयर 880 से,
परसेंटेज कितनी है? बोलो बोलो, जागो, अभी क्लास गर्म हो रही है, अभी रेशो शुरू नहीं की, इसीलिए ज़रा जाग लें, ठीक है जी। 1.7% से हमारे एसिड्स कम हो गए, हमारे नॉन करंट एसिड्स 1.7% से कम हो गए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 10.7% से बढ़ गई है, टोटल में एसिड्स 0.3 से कम हुए, फिर इन्वेंट्रीज कम हुई हैं, हमारे ट्रेड रिसीवर्स कम हुए हैं, हमारा कैश एंड बैंक बढ़ा है। अब ये आगे जाके सिखाऊंगा ना आपको कि इन चीज़ों को देख के हम इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, लेकिन फिलहाल तो हमने सिर्फ ये देखा कि हम हॉरिजॉन्टली एनालाइज कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तो एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस के अंदर होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं इसको, समझ आई बात? चलें आगे, सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, टॉपिक ही सारा सिंपल है, लेकिन ये ट्रेंड एनालिसिस जो है ये बड़ी सिंपल चीज़ है। और ये नहीं कि ये कहेगा तो इस तरह से करना है, हम जो रेशियो एनालिसिस करेंगे ना उसमें ये ट्रेंड एनालिसिस हम खुद भी कर रहे होते हैं अक्सर। जैसे उसने यहाँ पे क्या बोला है, इधर देखो, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज यूज्ड टू कंपेयर हिस्टोरिकल डाटा सच एज इवन रेशियोज, यानी कि हम रेशियो निकालेंगे, हमने निकाली जी जीपी रेशो, ठीक है। अब वो जीपी रेशो हमने इस साल की निकाली, अब जीपी रेशो पिछले साल की भी थी, हमने उसको हॉरिजॉन्टली भी एनालाइज कर लेना है अगर ज़रूरत पड़े तो। हमने कहना है पिछले साल जीपी रेशो हमारी थी 10%, इस साल होगी 12%, तो ये तो नहीं कहेंगे 2% बढ़ी है, हम 2% को डिवाइड करेंगे 10% से और कहेंगे जीपी रेशो इतने % बढ़ी है। तो ट्रेंड एनालिसिस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लाइन आइटम्स पे भी लग सकता है, ये ट्रेंड एनालिसिस जो है ये इवन रेशियोज पे भी लग सकता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ज़हन बना रहा हूँ अभी टॉपिक के लिए, अब ज़हन बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। कोई और एनालिसिस भी हो सकता है, आप बताएं कोई और एनालिसिस भी हो सकता है। वर्टिकल कैसे होगा? इसको बनाएंगे बेस, किसको किसको? हाँ, ये रेवेन्यू, ये सेल बड़ी ही नाजुक चीज़ है, मैंने शायद आपको एक बार जिक्र भी किया था कि ये सेल्स जो है ना, सेल्स ये इतनी नाजुक चीज़ है कि इसके बारे में ऑडिट पे जाते हैं तो हम ये ज़हन बना के जाते हैं कि इसके ज़रा चेक तो करें ये सही तो नहीं, हालांकि बाकी हर चीज़ को हम यूँ देखते हैं, ज़रा चेक करें ये गलत तो नहीं है, इसको यूँ जाके देखते हैं ये कहीं सही तो नहीं है, डेंजरस चीज़ है। सबसे पहली नज़र फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पे पड़ती है? आपकी सेल्स पे, ठीक है। तो ये सेल्स या रेवेन्यू जो है ये इतनी नाजुक चीज़ है कि पूरा स्टैंडर्ड इसके ऊपर IFRS 15 बना हुआ है, जिसको आपने FAR 2 में जाके पढ़ना है, जिसके ऊपर स्टैंडर्ड जो है वो हर चीज़ के ऊपर गाइड करता है, इतनी शेयर रिकॉर्ड करो, इतनी। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कुछ अर्सा पहले ही। आपने अगर 100 रुपये बेचिए उधार पर, आपने उसके कान में कहा जाते हुए, भाईजान अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर आ गए, आहिस्ता बोलते हैं, इतना ऊंचा नहीं बोलते कान में, आप अगर 1 महीने के अंदर अंदर आ गए तो आपको 10 रुपये छोड़ देंगे। तो स्टैंडर्ड कहता है, IFRS 15 कहता है अब बैठो और बैठ के सोचो क्या ये 15 दिन में आ जाएगा, क्या ये 30 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा या नहीं। अगर आपको लगता है कि ये 30 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा तो सेल आज ही 90 की बुक करो। क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि रेवेन्यू ओवर स्टेट ना हो। अच्छा, अगली बात, ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस था जो मैंने कहा कि उसने ट्रीटमेंट चेंज किया, याद नहीं मैंने एग्जाम्पल में कहा था कि हम पहले क्या करते हैं, हम पहले सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं जी 100 रुपये ऊपर, उसके बाद फिर वो आ जाता है वापस तो हम कहते हैं चलो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस हो गया 10 रुपये। तो स्टैंडर्ड कहता है तुमने सेल को तो ओवरस्टेट कर दिया ना, ठीक है, नीचे जाके तुमने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस की ट्रीटमेंट इसीलिए इसने बदल दी, और इसने बदल के कहा ना जी ना, इसको सेल में से ही डेबिट करो ताकि सेल ही फेज के ऊपर सही नजर आए, सही नजर आए, ओवरस्टेटेड ना हो, ठीक है ना। तो इसको हम बनाएंगे बेस सेल को, और हर लाइन आइटम को सेल की परसेंटेज के तौर पे देख लेंगे। बड़ा यूजफुल ये भी एनालिसिस है कि हमने एक परसेंटेज में, ये परसेंटेज के अंदर निकल रहा है ना, तो हम क्या कहते हैं, हम 100 रुपये से इक्वेट कर लेते हैं। अगर हम एक 100 रुपये की सेल करें तो उसमें कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो लेट से, मैंने ज़रा सिंपल रखा था, यूँ ज़रा इजी हो जाएगा। अगर हम 100 रुपये की सेल करें तो उसमें 60 रुपये कॉस्ट ऑफ सेल होगी, ठीक है। उसमें जो है वो मतलब 110 रुपये परसेंटेज के अंदर निकलता जाता है ना, ठीक है। वो हम क्या कह रहे हैं परसेंटेज में, 100 रुपये की सेल करें तो 60 रुपये तो हो गए कॉस्ट ऑफ सेल, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको छोड़ें, ज़बानी मिसाल, 60 रुपये हो गए कॉस्ट ऑफ सेल, फिर 20 रुपये हो गए एडमिन के, 10 हो गए सेलिंग के, और फिर हमारे पास जो है वो टैक्स दे के इतने रुपए बच रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी सेल से, हर चीज़ सेल से कर, यानी एक 100 की सेल करें तो नेट में हमें कितना बचता है।
यानी जैसे ही आपकी 100 रुपये की चीज़ बिकेगी आपको कह लो 10 रुपये मैंने कमा लिए नेट में। कैसे कैसे कर रहे होगे? यही आपने जो वर्टिकल एनालिसिस किया, परसेंटेज सेल के साथ हर लाइन आइटम की। ठीक है, तो दूसरा ट्रेंड एनालिसिस के बाद दूसरा कौन सा है? वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस इज द प्रोपोर्शनल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर ईच लाइन आइटम इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लिस्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर। इससे बेहतर है, चलो आगे देखते हैं। दिस मीन्स दैट एवरी लाइन आइटम इन, ये ज़्यादा बेहतर है, यहाँ से देखो, एवरी लाइन आइटम इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस सेल, वाइल एवरी लाइन आइटम इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट। अच्छा चलो आगे चल के देखते हैं। वैसे टोटल एसेट्स क्यों कह दिया उसने? एसेट्स तो टोटल एसेट से कंपेयर हो ही रहे हैं, इक्विटी और लायबिलिटी भी टोटल एसेट से कंपेयर हो सकते हैं। बैलेंस शीट की ना दोनों साइडें बराबर होती हैं। बैलेंस शीट की दोनों साइडें देखो, टोटल एसेट्स कितने हैं? 1441। दूसरी साइड भी क्या है? तो एक ही बात हो गई ना। आप क्या कह रहे हैं जी? कह रहे हैं सेल के साथ हर लाइन आइटम की परसेंटेज निकालो। अब ये वर्टिकली हम एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल, सेल का कितने परसेंट? सेलिंग एक्सपेंस सेल का कितने परसेंट? एडमिन एक्सपेंस सेल का कितने परसेंट? चलते जा रहे हैं। ऐसे ही जब बैलेंस शीट में आते हैं तो अपने ही लेक्चर सुनी जा रहे हैं। अच्छा जी, सेलिंग एक्सपेंस सेल के कितने परसेंट, एडमिन एक्सपेंस सेल के कितने परसेंट। ऐसे ही जब बैलेंस शीट में आए तो पीपीई टोटल एसेट्स के कितने परसेंट, फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टोटल एसेट्स के कितने परसेंट, फिर कैश एंड बैंक टोटल एसेट्स के कितने परसेंट। आगे चले आओ, इक्विटी में शेयर कैपिटल, टोटल इक्विटी प्लस लायबिलिटीज के कितने परसेंट कहो, या टोटल एसेट्स के कितने परसेंट को, बात तो सेम ही है ना। 1441 ही टोटल एसेट है कि नहीं है? तो बोलो। तो इसलिए ये बोल सकते थे ना कि वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है जी, एवरी लाइन आइटम इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस सेल, वाइल एवरी लाइन आइटम इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। ठीक है जी। The most common use of vertical analysis is within financial statement for a single reporting period so that one can see the relative proportion of account. It is also useful to trend analysis to see relative changes for an item over such as, हाँ वो ये कहता है, बड़ी आसान सी बात लिखी उसने कहा कि देखो ये जो आपने वर्टिकल एनालिसिस किया है, मैंने आपको पहले भी बात की है ये, ठीक है ना। आपने कहा जी सेल, कॉस्ट ऑफ सेल का कितने परसेंट है, यहाँ पे लिखा होगा ये, सेल कॉस्ट ऑफ सेल का कितने परसेंट है? 70%। चेक करके देख लो, चेक करके 3020 कैलकुलेट करते रहो, साथ छोटी छोटी कैलकुलेशन करते रहो, कोई मसला नहीं है, जरा बात जरा मीनिंगफुल होती जाएगी। ठीक है, 3020 परसेंटेज आपके 55 नंबर आए 100 में से, आपके 110 नंबर आए 200 में से, परसेंटेज कैसे निकालते हो? 110 डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है, इंटू 100, ठीक है ना, तो 55% निकल आता है। ऐसे ही है, कॉस्ट ऑफ सेल 3020 डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, 70%। हम कह रहे हैं जी कॉस्ट ऑफ सेल 2024 में 70% है ऑफ सेल। 70% का मतलब क्या है? पर रुपी 100 अगर सेल हो उसमें 70 रुपए तो कॉस्ट ऑफ सेल होती है। आप 100 रुपए की सेल करें तो उसमें 70 रुपए कॉस्ट ऑफ सेल होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो आपने किया वर्टिकल एनालिसिस, यही वर्टिकल एनालिसिस आपको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में भी काम दे जाएगा। कैसे? पिछले साल के अंदर भी यही काम करके देखें, चेक करें 2669 डिवाइड बाय 3760, 2669 डिवाइड बाय जी 71%। आप क्या कहोगे? अच्छा हमने कॉस्ट ऑफ सेल में बेहतरी लाई है। अब देखो ये क्या था? वर्टिकल एनालिसिस। क्या था? वर्टिकल एनालिसिस। साथ ही क्या कर लिया आपने? तो ये वर्टिकल एनालिसिस आपको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में भी हेल्प कर रहा है। आपने कहा इस साल कॉस्ट ऑफ सेल 70% है सेल का, फिर आपने हॉरिजॉन्टली चेक किया पिछले साल क्या था, कॉस्ट ऑफ सेल 71% थी। हमने बेहतरी लाई है अपने प्रोसेसेस में, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई है, शायद इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो देखेंगे आगे जाके इंटरप्रिटेशन के अंदर जो बातें लिखते हैं। मे के साथ बहुत कुछ लिखते हैं यहाँ, चेक कर लें, आगे देख लें। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अब पता है आपको परसेंटेज सही निकाली हुई है इन्होंने सवाल के अंदर, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कैसे? चलो ये निकाल लो एक और, 800 डिवाइड बाय फिर सेल, 800 डिवाइड बाय सेल 13.8
18.5। यानी आप अगर एक 100 रुपए की सेल करेंगे तो उसमें ये सारी रेशियोज आगे कैलकुलेट भी करनी है, इसी की इंटरप्रिटेशन करनी, इसलिए मैंने कहा चलो साथ साथ ये भी होता जाए, ठीक है। अगर आपने 100 रुपए की सेल की है तो उसमें 18 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन यानी सेलिंग कॉस्ट, ठीक है, 18.5 रुपए उसमें क्या है, सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। अब ये आपने क्या किया, वर्टिकल एनालिसिस किया। अब आपने पिछले साल की रेशियो चेक की तो पिछले साल में 20 थी, लो भाई इंप्रूवमेंट है हमारे, हमने कुछ प्रोसेसेस बेहतर किए ज़रूर हैं, शायद जो है वो हमने पहुंचाने वाला काम ख़त्म कर दिया होगा, जो हम चीज़ें पहुंचा के आते थे, अब हमने जो है वो 2-3 शहरों के अंदर मज़ीद आउटलेट्स में आदि लोग वहीं से ले लेते हैं, कुछ चीज़ें बहरहाल कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लिए होंगे, कुछ तो किया है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पिछले साल की निस्बत कम हुई। ये बात समझ आ रही है? अब ये क्या चीज़ चल रही है, ये क्या चीज़ चल रही है, वर्टिकल एनालिसिस। अब ये जो रेशियो आ रही है इसको हम हॉरिजॉन्टली भी, पिछले साल का भी वर्टिकल पड़ा है हमारे पास, ठीक है ना, तो बहुत यूजफुल ये एनालिसिस हैं दोनों। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ओवर द ईयर्स देखते हैं हम, वर्टिकल एनालिसिस हम किसी एक प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सेल की परसेंटेज हर चीज़ को ले लेते हैं और बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स की परसेंटेज हर लाइन आइटम को ले लेते हैं और उसको हम उस साल के अंदर देखते हैं कि जी इतने परसेंट हमारे टोटल एसेट्स में से इतने परसेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और पिछले साल से भी देख लेते हैं कंपेयर करके कि वो बढ़ी है या कम हुई। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एडमिन एक्सपेंसेस है 6.9% है हमारे, पिछले साल कितने थे 4.3, ये बढ़ गए, ये बढ़ गए, ठीक है, तो है ना मीनिंगफुल, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि वो पर्चे का, वैसे अभी तक आज तक उसने ऐसा नहीं, मैंने एक बार मॉक के अंदर मैंने इस तरह का सवाल दे दिया था कि मैंने कहा था ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देकर चलो जी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करो, बच्चे ज़रा लिफ्ट नहीं ना कराते थे इसको। वैसे आईकैप ने आज तक ऐसा नहीं पूछा, आईकैप रेशियोज ही पूछता है जो अभी हम तीसरा करने जा रहे हैं, लेकिन रेशियोज के अंदर भी ये यूज रेशियो ही हो रही है। ये अब मैंने जो रेशियोज बताई हैं आपको, हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल एनालिसिस हो रहा था, ये रेशियोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो है, ये प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियोज हमने पढ़नी है। कौन सी? जीपी रेशियो, जिसको जीपी ओवर सेल कहते हैं, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर सेल रेशियो, फिर नेट प्रॉफिट ओवर सेल रेशियो, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है। इवन एक्सपेंसेस ओवर सेल रेशियो भी हैं हमारी, 5-6 को रेशियोज, मेरे ख्याल 5-6 रेशियोज यही हैं, जीपी ओवर सेल रेशियो, फिर नेट प्रॉफिट ओवर सेल रेशियो, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मैंने निकाला था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर सेल रेशियो, फिर कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल रेशियो, एडमिन एक्सपेंस ओवर सेल रेशियो, सेलिंग एक्सपेंस ओवर सेल रेशियो, ये रेशियो एनालिसिस है। तो रेशियो एनालिसिस के अंदर क्या किया आपने, पहले रेशियोज क्या है, रेशियोज ये रेशियोज ही कैलकुलेट हो रही हैं, आपने वर्टिकल एनालिसिस किया, साथ ही आप उसको प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने जस्ट एक बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस के अंदर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी होता है, वर्टिकल एनालिसिस भी होता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहे होते हैं, उसमें हम चेंज लेकर उसको बेस ईयर से डिवाइड करते हैं और फिर हमें पता लग जाता है कितने परसेंट ग्रोथ है या डिक्लाइन है प्रीवियस ईयर की निस्बत, ठीक है, सही है। और दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, जिसमें इनकम स्टेटमेंट के हर आइटम को हम सेल से कर सकते हैं लिंक, ठीक है, और बैलेंस शीट के हर आइटम को हम टोटल एसेट्स के साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहां हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इन्वेंट्रीज। अच्छा चेक करो जरा, 272 डिवाइड बाय 1441, 272 डिवाइड बाय 1441, जल्दी 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 जल्दी। वैसे ये वाली रेशियोज आगे नहीं है, रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी वाली ही रेशियोज यहां से 18 पॉइंट, हम क्या कहेंगे हमारे टोटल एसेट्स में इन्वेंट्रीज कितनी है, यहां पे नहीं है, ये 18.9, सॉरी मैं ये देख रहा था, मैं समझ नहीं आ रही, ठीक है। 18.9% हमारा इन्वेंट्रीज का, टोटल एसेट्स का हमारा इन्वेंट्रीज पर मुश्तमिल है। पिछले साल चाती मारी 19 था, इन्वेंट्रीज कम हुई हैं, शायद सेल बढ़ गई होगी, शायद कॉस्ट बढ़ रहे हैं, कॉस्ट कितने बच्चे कॉस्ट बढ़ रहे हैं, ना होने के बराबर। अच्छा जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री पे चले गए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे चले गए, सारी बातें ठीक है। शायद इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है, ठीक है ना, बेहतर कर ली होगी, कम हो गया, जरूरी तो नहीं है, ठीक है, कि हमारी देखो ना, अब ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। आपको ये आपका जो ना ये व्यू ब्रॉड होना चाहिए। आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो हाँ नहीं, थोड़ी सी सेल कम ही हुई है, नहीं सेल परसेंटेज सेल कितनी थी, पीछे देख कर आते हैं, किधर गया बता रहा हूँ, 14% से सेल बढ़ी है, इससे पिछला साल को था नहीं। बहरहाल हमारी सेल जो है वो 37 से 43 पे भी गई है। अब हो सकता है इसके अंदर
कॉस्ट ऑफ सेल, ये सिर्फ इन्फ्लेशन का फ़र्क ना हो, कुछ हमने एक सेल नंबर ऑफ यूनिट्स भी ज़्यादा कर लिए हों मेहनत करके, तो उस वजह से इन्वेंट्री कम। तो ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ये अक्रॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम ये मतलब ईयर्स को भी देख रहे होते हैं, हम करंट ईयर को, अपने करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर, सबसे ये तरीका यही है। हमने कोई भी रेशो निकाली, हम चाहेंगे कि यार ये सिर्फ ये रेशो जवाब नहीं दे रही, सही जवाब क्या कब मिलेगा, जब हम इस अपनी रेशो को पिछले साल से कंपेयर, या जब हम अपनी इस रेशो को इंडस्ट्री की किसी और, अपनी सिमिलर इंडस्ट्री की किसी और कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे, तब पता लगेगा कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। सिर्फ अकेली रेशो देख के तो नहीं समझ लगती, पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो पता लगेगा कि जी डिक्रीजिंग ट्रेंड है या इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ठीक है ना, ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। ओके, तो दो तरह के एनालिसिस हमने देखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में। पहला हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, समझ में आता है, दूसरा वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। और वर्टिकल एनालिसिस में आपको मैंने बताया है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस तो हमने हर लाइन आइटम का प्रीवियस ईयर से लेना होता है ना, इवन वहाँ पे भी रेशियोज के साथ हम ले सकते हैं, परसेंटेज ग्रोथ डिक्रीज, ठीक है। ऐसे ही वर्टिकल एनालिसिस के अंदर भी हमने वर्टिकल एनालिसिस में परसेंटेज ले ली किसी एक आइटम की, सेल की साथ, प्रॉफिट एंड लॉस वाले आइटम्स की, और टोटल एसेट्स के साथ बैलेंस शीट आइटम्स की, और उसको हम फिर हॉरिजॉन्टली भी एनालाइज कर सकते हैं पिछले साल वालों से, ठीक है, सही है। और उसके बाद आता है जी रेशियो एनालिसिस, ठीक है। अच्छा जी, तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने देखा, एक होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, दूसरा होता है वर्टिकल, और तीसरा क्या है, रेशियो एनालिसिस, ठीक है जी। A ratio is simply one figure divided by another meaningful figure with the objective of disclosing significant relation and trends which are not immediately evident from। कह रहा है कि जी आपको वैसे सेल को देख के क्या पता लगना है, लेकिन एक रेशियो निकाल ली आपने परसेंटेज ग्रोथ इन सेल वाली, तो आपको अब ज़्यादा बेहतर पता लग रहा है कि ये सेल पिछले साल की निस्बत इतनी बढ़ गई। आपको कॉस्ट ऑफ सेल सिर्फ देख के क्या पता लग रहा है, अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन जैसे ही आपने कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल किया, आपको पता लग गया कि सेल में इतने % कॉस्ट ऑफ सेल है, फिर आपने उसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया तो आपको पता लग गया कि बढ़ी है या कम हुई है, ठीक है ना। तो रेशियो एनालिसिस जो है वो मीनिंगफुल बना देता है, मतलब आपको ट्रेंड्स को देखने के लिए, जो कि वैसे इमीडिएटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फेस से देख कर नहीं समझ लग रही होती, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बात होगी लिखवाऊंगा भी, अंडरलाइन भी करवा दूंगी, सर जस्ट डिस्कशन हो रही है, अब क्लास हो गई है, अब टेम्पो बन गया, ठीक है ना, अब रेशियोज कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं। तो इन दिस वे कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन समराइज सो दैट मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी मेड फॉलोइंग बेंचमार्क। प्रीवियस ईयर्स के साथ हम कंपेयर करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं, इंप्रूवमेंट और डिक्लाइन, ठीक है, इंडस्ट्री एवरेजेस और स्पेसिफिक कंपेटिटर्स को देखते हैं, हम प्रीवियस ईयर से खुद को कंपेयर करते हैं, हम इंडस्ट्री की एवरेज ओवरऑल जी हमारी जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जी, उसकी परसेंटेज जो है वो सेल की इतनी ग्रोथ की आई है, तो ज़रा देखें तो सही हम अपनी इंडस्ट्री के साथ भी मैच कर रहे हैं नहीं, या किसी स्पेसिफिक कंपेटिटर से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। होंडा वाले कहते हैं जी हम तो टोयोटा वालों के साथ कंपेयर करके देखेंगे, सुजुकी वालों के साथ करके देखते हैं कितनी % उनकी सेल बढ़ी, हमारी कितने % बढ़ी, किसी एक कंपेटिटर के साथ आप करके देख सकते हैं कंपेयर, ठीक है जी। प्री डिटर्मिन्ड फोरकास्ट्स whether the entity achieved its targets or has fallen short। ये क्या मतलब, आपने आज डिसाइड किया है कि आपने अपनी सेल्स को, ये मीटिंग हुई सेल्स टीम की, मार्केटिंग की मीटिंग हुई, और इरादा किया गया कि हम इंशाल्लाह अपनी सेल्स को 25% इस बार बढ़ाएंगे। अब साल गुजरा है तो देखना तो है ना कि आपने जो टारगेट लगाया था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो रेशियो एनालिसिस के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने प्रीवियस ईयर के साथ खुद को कंपेयर करना है, इंडस्ट्री एवरेज के साथ करना है, स्पेसिफिक कंपेटिटर के साथ कर सकते हैं आप, और प्री डिटर्मिन्ड फोरकास्ट्स के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। एक बड़ा एडवांटेज ज़बरदस्त लिखा हुआ है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बात है ये, रेशियोज हैव एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग फॉर डिफरेंस इन साइज। क्या मतलब, क्या मतलब, कोई एग्जाम्पल
नहीं जहन में आती। मिसाल के तौर पे आपने अभी अभी अपनी एसी बनाने की कंपनी लगाई है, फैक्ट्री लगाई है, काम शुरू किया है। अभी आपकी एक छोटी सी फैक्ट्री है जिसमें एक प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, थोड़े से ऑपरेशंस हैं, और एक साथ वाले शहर में या तहसील में या ज़िला में, ठीक है ना जी, हायर वालों की या पेल वालों की या ग्री वालों की, हायर वालों की फैक्ट्री लगी हुई है, पेल वालों की फैक्ट्री लगी हुई है। अब आपकी इंडस्ट्री है तो यही एसी वाली, ठीक है। अगर आप वैसे देखें सेल, तो आपकी 500 रुपये की सेल है, उनकी 5000 रुपये की सेल है, कोई है कंपैरिजन? नहीं है। लेकिन जब रेशियो एनालिसिस में जाते हैं आप, तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी सेल कितने % बढ़ी, आपकी सेल कॉस्ट ऑफ सेल, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल का कितने % है, और उसी को आप पेल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। परसेंटेज में आ गई ना बात। तो चाहे उनकी 5 लाख सेल है और आपकी 5000 सेल है, ठीक है, उनकी कॉस्ट ऑफ सेल उसी हिसाब से ज़्यादा, आपकी कॉस्ट सेल उसी हिसाब से कम, उनके एसेट्स उसी हिसाब से ज़्यादा, उनकी 10 जगह फैक्ट्री लगी हुई है, आपकी एक छोटी सी फैक्ट्री लगी हुई है, तो एसेट्स भी ज़्यादा, आपके एसेट्स कम, उनके सेल्स ज़्यादा, आपकी सेल्स कम, उनकी कॉस्ट ऑफ सेल, हर चीज़ ज़्यादा है, साइज जो डिफरेंट है। लेकिन जब आप परसेंटेजेस में आ गए, रेशियो एनालिसिस में आ गए, तो ये कंट्रोल हो गया मसला, ठीक है ना। आपने क्या कहना है, पेल वालों की कॉस्ट ऑफ सेल 70% है, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल 60% है, कर लिया ना कंपेयर आपने, क्योंकि आपने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल को सेल से कंपेयर किया, परसेंटेज निकाल ली, ठीक है ना। तो रेशियो एनालिसिस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये कंट्रोल कर लेता है डिफरेंस इन साइज। फॉर एग्जांपल, 2 बिजनेसेस मे बी क्वाइट डिफरेंट इन साइज, बट कैन बी कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, यूजिंग रेशियोज, ठीक है। उसके बाद अब रेशियोज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, करें शुरू काम। अच्छा, मेरी चाहत ये होगी कि हम कुछ इस तरह से काम करें, यानी कि आपने एक पेज 2, अगर हर रेशो के लिए 3 लाइनें आपकी चाहिए हों, और आपने कोई 19 रेशोज़ 20 रेशोज़ बनानी हो, तो कितनी लाइनें बन गई? 60। 3 सफ़े काफ़ी होंगे आपके, 2 सफ़े काफ़ी होंगे, ठीक है, जितने सफ़े भी काफ़ी होंगे, आपने को 60 को लाइनें इकट्ठी रखनी है। मैं ये चाह रहा हूँ, हालांकि किताब के अंदर ये सब मौजूद है, स्टिल मैं चाह रहा हूँ कि हम ये कैलकुलेशन इसी तरह से करते जाएं। मैं आपको फार्मूला बताऊँगा, समझाऊँगा, फिर रेशो कैलकुलेट करेंगे हम, फिर उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन होगी, वो भी आपने लिखनी है। हालांकि किताब में चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसा मैंने काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी, काफ़ी पॉइंट्स डाले हुए हैं, लेकिन हमने फिर भी नोट साथ साथ बनाते जाना है, ठीक है ना। तो तरतीब क्या होगी, मैं एक रेशो के बारे में आपको बताऊँगा, उसका फार्मूला बताऊँगा, फिर वो रेशो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 2 तरीके होते हैं जी, जैसे मैंने आपको बताया, एक कंपनी ए है और दूसरी कंपनी बी है। अब 2 तरीके हैं, एक तो मैं कंपैरिजन क्या है, कंपनी ए की रेशो निकालूं, कंपनी बी की रेशो निकालूं, ठीक है, और इन दोनों को कंपेयर कर लूं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, मैं कंपनी ए की इस साल की रेशो निकालूं और पिछले साल की रेशो निकालूं, उसको भी कंपेयर कर लूं। यानी ये दोनों तरह के एनालिसिस ICAP में आते भी हैं। कभी वो 2 कंपनीज दे के कहता है आपस में इनको कंपेयर करो, कभी एक कंपनी देख के कहता है इसको इंडस्ट्री से कंपेयर करो, कभी एक कंपनी देख कहता है कि प्रीवियस ईयर से इसको कंपेयर करो। तो ये तीनों काम ही हमने करने हैं, ठीक है। आज से पहले तक मैं जो सवाल करवाता था उसमें 2 कंपनीज को कंपेयर करवाता था, मतलब रेशो निकालते थे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस के अंदर जाके फिर हम एक कंपनी के 2 साल को भी कंपेयर करने लग जाते थे। लेकिन इस दफ़ा मैंने सवाल बदल दिया है, इस दफ़ा मैं पहले आपको क्या करवाऊँगा, कंपनी ए के ही 2020 लेट से और 2019 2 साल है ना, तो मैं इन 2 साल्स को कंपेयर करना सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। बात एक ही है, ठीक है। मकसद क्या है, रेशो कैलकुलेट करना सीखना, रेशो क्या बताती है, एक एक 2 2 3 3 बातें उसके बारे में लिखना आ जाना, ठीक है। तो तैयार है, तो इसलिए फिर मैं ये करूँगा, इस सवाल के अंदर आपके 2024 और 2023 है ना, बोलो। अब यहाँ पर 2024 की रेशोज़ होंगी जो हम कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब मैं कैलकुलेट करूँगा, आप मुझे कैलकुलेट करके देंगे ये वाली, और उसके बाद 2023 की आप खुद कर लेंगे, वैसे ही एहतियातन ज़रा प्रैक्टिस होती जाए, ठीक है। इस तरह से आपने फिर ये आप टेबल बना लेना है, ठीक है, जिसके अंदर कोई नहीं नंबरिंग की तो इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कर लोगे तो अच्छा ज़रा नज़र आता है, 1 2 3 4 इतनी रेशो है, ठीक है ना। तो
तरतीब ये बदल जाएगी, तरतीब में बदल, जो तरतीब होगी वो तरतीब आपकी खुद बनती चली जाएगी। ठीक है, आपने रेशो का नाम शॉर्ट में लिखा होगा, उसका फॉर्मूला लिखना है, इतनी जगह हो, मैं प्लान बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद इसकी यहाँ पर मैं कैलकुलेशन शो करूँगा एक की, वो कैलकुलेशन यहाँ पर जगह हो उसकी, दूसरे की कैलकुलेशन शो करने की ज़रूरत नहीं, बस वो कैलकुलेटर पे कर लेना ताकि प्रैक्टिस होती जाए आपकी, ताकि आप भी साथ साथ ये काम कर रहे हों और साथ साथ ही जो है वो हम इसको कंफर्म करते चले जाएं। ठीक है ना, सही है। तो ये तरतीब रहेगी हमारी, रेशो जितनी बनती है, मेरे ख्याल में तो 3 सफ़े काफ़ी हैं। ठीक है, अपनी गिनती कर लेना, 30 लाइनें छोड़नी है आपने, ओके, एहतियातन। अच्छा, अब 30 एक लाइनें, तीन सफ़े छोड़ दें। उसके बाद चौथे सफ़े पे आपने हेडिंग देनी है इंटरप्रिटेशंस की। ठीक है, वहाँ पर फिर क्या करना है, मैं जो एक रेशो कैलकुलेट करूँगा, यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन सीखेंगे, उसके बाद इंटरप्रिटेशन में जाके 2 से 3 लाइनें मैं आपको लिखवा दूंगा जो मुझे मुनासिब लगेंगी। उसके बाद हर जगह, हर इंटरप्रिटेशन के नीचे आप 2-2, 3-3 लाइनें खाली भी छोड़ते रहेंगे, कोई बात बाद में आती जाए, साथ साथ में बताता जाओ। ठीक है, तरतीब समझ आ गई है। ठीक है, अब 10 एक रेशोज़ करके उसके बाद फिर ब्रेक लेनी है हमने, इसलिए तरतीब समझ लें और फिर ब्रेक लेंगे। ठीक है, तैयार हैं, शुरू करें। पहले 3 सफ़े आपने इस तरह से टेबल बनाना है, ये टेबल भी आपको मैंने बना के सामने लेके आया हूँ, ये ताकि आप इस तरह से बनाएं, ये प्लान इस तरह से करें, ये पूरा पेज आपने ऐसे प्लान करना है। ठीक है, ये एंड वाला बिल्कुल छोटा सा रखना ना, ताकि सिर्फ आप कैलकुलेशन कर दो कैलकुलेटर पे। ठीक है, पहले वाला तो बिल्कुल ही छोटा सा रखना, नंबरिंग करनी है उसमें। ये 2 कॉलम ज़रा बड़े होने चाहिए जिसके अंदर कोई एक रेशो देख लो। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चल लेते हैं। ओके, जी बेटा, फॉर्मूला याद करने हैं, स्टैंडर्ड में नहीं लिखे हुए, साथ लेके जा सको आप। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने 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 बल्कि मैं कहता हूं क्या मतलब, जो आसान वाली रेशियोज हैं वो तो आप ही खुद करें। कोई तरतीब नहीं, आप अपनी तरतीब बना लें, मैं नंबरिंग मिटा देता हूँ। ठीक है, हम वो नंबर लगा लेंगे जो आप बताएंगे। और बताओ, ये तो अभी करनी है, तो ईपीएस के बाद करनी है, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये ईपीएस के बाद, इसको छोड़ो। अच्छा जी, ये 3 रेशियोज, यार एक तो इसका जवाब भी सामने आ रहा है। सबसे पहले मुझे जीपी रेशियो निकाल के दें आप, और आपने एग्जाम्पल ये वाली यूज करनी है जो आपको हैंड आउट दिया गया, जीपी रेशियो। ये सवाल, जीपी रेशो 2024 की जीपी रेशो हमने निकाली, 30% निकली है। कैसे निकाली है जीपी रेशो? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, ओके। अच्छा, तो जीपी ओवर नेट सेल्स हमारा फॉर्मूला होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स। तरतीब अपनी है, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स, नॉर्मली सेल्स लिखा होता है, नेट सेल्स लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स या सेल्स, ठीक है, इनटू 100। जी बच्चों, आपने क्या किया जी, 1295 डिवाइडेड बाय 4315, 1295 जीपी रेशो निकलने लगी है जी। बस यहाँ पे अब 1295 डिवाइडेड बाय, बोलें 43 4315 इंटू 100,
इज इक्वल टू 30%। ठीक है जी। उसके बाद आप मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकाल दें। अच्छा, दूसरे साल की भी निकालते जाएं साथ साथ। जीपी रेशो दूसरे साल की आपने निकालनी हो तो मैं चेक भी नहीं कर, चलो चेक भी कर लेंगे, क्योंकि किताब के अंदर कंपैरिजन नहीं है पिछले साल का। जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं वो प्रॉफिट जिसमें से अभी इंटरेस्ट और टैक्स माइनस ना हुआ हो, जिसमें से अभी इंटरेस्ट और टैक्स माइनस ना हुआ हो। मैं कहता हूँ जी, मिसाल के तौर पे उस सवाल में तो दिया हुआ है ना, उसको छोड़ें, इधर मुझे बताएं, अगर आपको सवाल के अंदर, ये सवाल गिवन है, इस सवाल के अंदर आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है तो आप क्या करेंगे? सोच के बताएं। आप पीबीटी पकड़ेंगे, उसमें आप फाइनेंस कॉस्ट ऐड कर देंगे, ठीक है ना। सिंपल करते हैं, मैं अदर एक्सपेंसेस को गायब कर रहा हूँ फिलहाल, और इसको कर देते हैं 15, ज़रा हमारा जवाब वही रह जाए। ठीक है जी, अब ज़्यादा सिंपल हो गया। मुझे बताएं, अगर आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना पड़ जाए तो आप कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। मतलब के ऑपरेटिंग प्रॉफिट दरअसल क्या होता है? पहले 80 में 15 ऐड बैक करें, क्या बनता है? 95 बनता है ना। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ये बेसिकली क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैं यहाँ पे जगह बनाई है, लिखता हूँ मैं। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी शॉर्ट फॉर्म में ये कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या मैंने माइनस किया हुआ था? फाइनेंस कॉस्ट कितनी माइनस की हुई थी? बनाई है ना, हमने ज़रा सिंपल कर लिया इसको, 15, ठीक है। तो ये सवाल के अंदर तो गिवन है आपको, लेकिन अगर ये चीज़ ऐसे हो गायब, ये चीज़ हो ऐसे, यानी कि आपकी वो जैसे ब्रेक नहीं होती थी, आप सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी, एड अदर इनकम लेस एडमिन लेस सेलिंग लेस फाइनेंस कॉस्ट लेस टैक्स एक्सपेंस भी हो सकता था, लेकिन चलें पीबीटी पे रुक गया। अब मैं कहता हूँ मुझे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, कैसे निकालोगे? उसको फाइनल रिवर्स वर्किंग करके उसको फाइनेंस कॉस्ट को ऐड कर लेंगे, ठीक है, सही है। लेकिन हमारे सवाल के अंदर तो ये भी गिवन है, ठीक है, और सही है। चल, तो पता होना चाहिए कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलता है। अगर आपको पीबीटी पे लाके खड़ा कर देता, पीबीआईटी ना दिया होता, तो सिंपली आपने ऐड बैक कर देना था, ठीक है। चलें, फिलहाल तो सवाल कहाँ गया हमारा, ये रहा जी बच्चों। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 214 है। सेल्स कितनी है जी? इसी को हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो पीबीआईटी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पीबीआईटी ओवर नेट सेल्स इनटू 100। बताएं जी पीबीआईटी कितना है? पीबीआईटी 214। ये सिंपल है बहुत, ये पहले नहीं सिखाई जाती, मैं पहले नहीं सिखाता था, ये बाद में मैं एंड पे बस कहता था ये कर लो, लेकिन इस बार मैं ये भी पहले स्टार्ट में बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी इसके बाद मुश्किल वाली रेशोज आती हैं, ज़रा टेंशन वाली, ठीक है। 214 ओवर 4315 इंटू 100 इज इक्वल टू 4 यानी अगर आप 100 रुपये की सेल करें तो आपको इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले सिर्फ 4.9 रुपये बचते हैं। बात समझ आ रही है? अगर आप 100 सेल करें तो आपको इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले सिर्फ कितने रुपए बचे हुए हैं? 4.9 रुपये, ठीक है जी। चलें जी, नेट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट कर दें फिर मुझे। नेट प्रॉफिट रेशो होगी नेट प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स। जी जी करा सकता है, वो देख लेंगे, प्रैक्टिस बाद में। अभी रेशो निकालना सीखो, बताती क्या है ये सीखो बस। आज प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस तो मंडे से शुरू होगी, पर्चा पास करना तो मंडे से सीखना शुरू करना है। अभी तो ये सीख लें रेशो बताती क्या है, निकलती कैसे है, बस इसलिए गपशप लगा रहे हैं आज जी। नेट प्रॉफिट कितना है?
166 और सेल 166 डिवाइडेड बाय 4315 इंटू 100 इज इक्वल टू 3 पॉइंट। लो जी, पहली, दूसरी, तीसरी, ये 3 रेशोज़ हैं आपके सामने। ये 3 रेशोज़ क्या बता रही हैं? रेशो बता रही है कि आपका जीपी मार्जिन 30% है। क्या मतलब? आप 100 रुपये की सेल करें तो 30 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हैं। यानी मैं यूँ कह सकता हूँ, कंपनी इज़ अर्निंग ₹30 पर रुपी 100 ऑफ सेल, या कंपनी इज़ अर्निंग ₹3.8 पर रुपीज़ 100 ऑफ सेल, या कंपनी इज़ अर्निंग ₹4.9 पर रुपी 100 ऑफ सेल बिफोर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है ना, सबका एक ही मतलब है। ओके, तो इन 3 की ना इंटरप्रिटेशन भी आप इकट्ठी ही लिख लें। ठीक है, इसको नाम देंगे हम, इन तीनों का नाम है प्रॉफिट ओवर सेल रेशो। कौन सा नाम जी? एक हेडिंग बनाओ, उसके अंदर ये 3 रेशोज आई हैं। ठीक है ना, क्या नाम है जी? प्रॉफिट ओवर सेल। अब प्रॉफिट 3 तरह के थे ना, ये देखो, नेट प्रॉफिट ओवर सेल, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल, या पीबीआईटी, प्रॉफिट ओवर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर सेल। तो 3 डिफरेंट तरह के प्रॉफिट्स को देख लिया हमने, हैं तो तीनों ही प्रॉफिट की रेशो। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर हमने ये 3 रेशोज, पहली 3 रेशोज पढ़ी हैं। ठीक है, इनको हमने क्या नाम दे दिया? प्रॉफिट ओवर सेल रेशोज। चलें जी, अब ये तीनों रेशोज़ की हेडिंग क्या बन गई? प्रॉफिट ओवर सेल्स रेशो, जिसमें हमने प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स किया। ठीक है जी, बस प्रॉफिट 3 तरह का, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, बस प्रॉफिट 3 तरह का था। ठीक है जी, पहले केस में नेट प्रॉफिट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, फिर तरतीब आगे पीछे है माजर। ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बातें लिखते हैं, तो इंटरप्रिटेशन वाले सफ़े पे आए, 3 सफ़े छोड़कर जो आपने आगे हेडिंग बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल भी जाएगा यही बात। प्रॉफिट ओवर सेल रेशो इज द रेशो दैट of the profit that has been achieved for every 1 rupee of sale. Profit over sale are commonly used in management to assess financial performance and a variety of different figures. Profit might be definition, ओके, ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है, पीबीआईटी भी हो सकता है, पैट भी हो सकता है। ठीक है ना, चलें छोड़ें, लिखें जीपी रेशो is telling that AL कौन है? अदील लिमिटेड नाम है ना इसका, इसके आगे ब्रैकेट में AL लिखा हुआ है, लिख लें, हम खुद लिख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। अदील लिमिटेड AL, ओके, अपने हैंड आउट्स पे लिख लें ताकि पता लगे कि मैं कहूँ AL, आप कहें सर AL कौन था? क्या लिखवा रहा था मैं? जीपी रेशो इज टेलिंग दैट AL इज अर्निंग, अलग अलग नहीं लिखनी, बस 2-3 लाइनें लिखेंगे हर रेशो के बारे में, अल्लाह खैर सल्ला, उसी में यूटिलिटी होगी, उसी में इंटरप्रिटेशन, यूटिलिटी बताने लगाऊंगा। ये रेशो क्या बताती है? अरे देखो भाई, ये रेशो क्या बताती है? तुम थे कहाँ पे पहले तो ये बताओ इतने दिन। ये रेशो, अच्छा हाइब्रिड में थे, ये रेशो क्या बताती है? नहीं, ये रेशो बताती है कि 100 रुपये की सेल में कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ये बताने लगा, ये यूटिलिटी है इसकी। तो अलग से कोई हेडिंग शेडिंग कुछ नहीं देना, बस 2-2 3-3 पॉइंट्स लिखते जाना है, जितने ज़्यादा होंगे जहाँ पे वो ज़्यादा लिखवा दूंगा। ठीक है, तो क्या लिखा हमने? जीपी रेशो इज टेलिंग दैट AL इज अर्निंग ₹30 पर रुपी 100 ऑफ सेल।
पर रुपी 100, ये जल्दी जल्दी लिखना है आपने, अगर इस तरह से तो चले तो फिर तो होगा ना। AL is earning ₹30 per rupee 100 of sale. Full stop. आगे लिखें, जीपी रेशो 0.2 लिखें, 0.2, ठीक है ना, 0.2 लिखें। जीपी रेशो should be sufficient enough to cover, अच्छा जी 1 घंटा हो गया पढ़ते हुए, शुड बी सब पढ़ा तो हमने, कुछ है नहीं बता। जीपी रेशो शुड बी सफिशिएंट इनफ टू कवर all expenses. GP ratio should be sufficient enough to cover all expenses to provide profit to investors, ठीक है जी। टू प्रोवाइड, जीपी रेशियो इतनी होनी चाहिए कि वो सारे एक्सपेंसेस को कवर कर ले। जीपी इतना होना चाहिए कि वो सारे एक्सपेंसेस को कवर करे, कुछ प्रॉफिट बचा दे, ठीक है। तो जीपी रेशियो शुड बी सफिशिएंट इनफ टू प्रोवाइड प्रॉफिट टू इन्वेस्टर्स, टू कवर ऑल एक्सपेंसेस टू प्रोवाइड प्रॉफिट्स, ठीक है जी। लिखना है यार, एक बार सुनना है, अच्छा आप सुन लो, मैं बीच में से चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। जीपी रेशो शुड बी सफिशिएंट इनफ टू कवर ऑल एक्सपेंसेस टू प्रोवाइड प्रॉफिट फॉर इन्वेस्टर्स। आगे लिखो, अब साथ दूसरी का भी लिख लेना, ठीक है, इन तीनों इकट्ठे इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे लिखो, नेट प्रॉफिट रेशियो इज कितने परसेंट थी? 3.8%। नहीं एंड पे इकट्ठी छोड़ देंगे 3-4 लाइनें, ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशियो इज 3.8%, विच मीन्स, बल्कि 3.8% हम लिख के फिर विच मीन्स लिखें, आप इसको नहीं, इस तरह लिखो, नेट प्रॉफिट रेशियो, सारी लाइन को काटो, शॉर्ट करें ना पर्चे के लिए, यूँ लिखें। अगला तीसरा पॉइंट क्या है, लिखें, कंपनी इज अर्निंग, मैं एक लाइन में ये 3 लाइन लिखवाने लगा हूँ, क्या हो गया, ना लिखो, ठीक है, आप पुराने वाला लिखो, लंबे वाला लिखो, मर्जी। कंपनी AL या कंपनी इज अर्निंग ₹3.8, AL is earning ₹3.8 net profit and ₹4 कितना था दूसरा, and ₹4.9 operating profit per ₹100 of sale. Earning ₹3.8 net profit and ₹4.9 ऑपरेटिंग प्रॉफिट या PBIT, जो मर्जी लिखना चाहे, ठीक है ना, पर ₹100 ऑफ सेल। फुल स्टॉप। अगले पॉइंट में लिखें,
आगे लिखें जी, इट इज़ यूजफुल टू कंपेयर, इट इज़ यूजफुल टू कंपेयर, जी नेक्स्ट पॉइंट है ये, इट इज़ यूजफुल टू कंपेयर नेट प्रॉफिट रेशो, एनपी रेशो लिखा करो ना ताकि शॉर्ट हो जाए, लेकिन पर्चे में नहीं। इट इज़ यूजफुल टू कंपेयर, वैसे पर्चे में भी लिख सकते हैं जब आपने ब्रैकेट में एक बार लिख दिया एनपी रेशो। इट इज़ यूजफुल टू कंपेयर नेट प्रॉफिट रेशो विद ग्रॉस प्रॉफिट रेशो विद जीपी रेशो। अब यहाँ रुक के मुझे बताओ क्यों यूजफुल होगा इन दोनों को कंपेयर करना। आप जीपी और नेट प्रॉफिट रेशियो को कंपेयर करोगे तो आप बेहतर बता सकते हो कि आपने जो बाकी एडमिन सेलिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको अच्छा मैनेज किया या अच्छा मैनेज नहीं किया। ठीक है, तो लिखें इट इज़ यूजफुल टू कंपेयर नेट प्रॉफिट रेशियो विद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एज a high profit GP, as a high GP ratio and a low NP ratio, as a high GP ratio and a low NP ratio indicate high operating expenses, as a high GP ratio and a low NP ratio indicates high operating expenses। ठीक हो गया ये ना। अब इनमें से आपने कोई ना कोई बात लिखनी होती है, मतलब ये अब 3 रेशोज इकट्ठी आई, 3 रेशोज को मैं इकट्ठे इंटरप्रेट करा रहा हूँ। ठीक है ना, एक तो आपको मैंने ये बताया कि हर रेशो क्या बता रही है कि पर रुपी 100 ऑफ सेल कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया है, कितना नेट प्रॉफिट आया है और कितना। अब ये रेशोज़ क्या बता रही हैं, ये रेशो बता रही है कि आपकी कंपनी ने कितना जीपी, कितना नेट प्रॉफिट, कितना पीबीआईटी कमाया पर रुपी 100 ऑफ सेल। अब इसके अंदर यूज़ क्या करना है, हमने कहा जी कि इसको कंपेयर करो नेट प्रॉफिट से, और अगर आपकी जीपी रेशो हायर है, नेट प्रॉफिट रेशो कम है, तो मतलब आप एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर रहे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और अगर आपकी जीपी रेशो मतलब इतनी हायर नहीं थी लेकिन नेट प्रॉफिट रेशो अच्छी आ रही है, तो मतलब आप एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। अब इसके अंदर भी प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपैरिजन आ सकता है। ठीक है ना, अब आपके सामने मौजूद हैं प्रीवियस ईयर्स, क्या क्या है जी, पिछले साल के अंदर क्या मामला हुआ है, नेट प्रॉफिट रेशो कितनी आई है आपके पास, आपने तो निकाली है, नहीं निकाली, निकाली है ना, बताएं ज़रा। 3%, 3.6% है। फिर जीपी रेशो, फिर ऑपरेटिंग 4.7, मोर और लेस एक ही जैसा था, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं आया। लेकिन क्वेश्चंस के अंदर जाके इसकी प्रैक्टिस अब हम करते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, उन क्वेश्चन में देखा करेंगे और फिर मैं आपको रीजंस भी बताऊंगा। ठीक है, सही है। तो क्या क्या लिखवाया जी मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या बता रही है, कंपनी 30 रुपये अर्न कर रही। अच्छा, ये भी एक पॉइंट बन सकता था, हम यूँ भी लिख सकते थे कि वैसे बता रहा हूँ, AL इज़ अर्निंग ₹30, AL is earning ₹30 GP, ₹3.8 net profit, ₹4.9 ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर ₹100 ऑफ सेल। ये तीनों एक ही लाइन में मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, पर्चे में जो एक कह दे वो एक के बारे में लिख देना, तीनों कह दे तो फिर तीनों के बारे में भी लिखा जा सकता है। ठीक हो गया ना जी। उसके बाद अगली बात हमने क्या कहा कि इसको अच्छा है कि आप कंपेयर करें। ठीक है, ऐसे ही बेहतर होता अगर मैं लिखवाता, तो क्या कंपनी को एक ही लाइन में, ताकि ये लिखना आ जाए। बेसिकली मैं पहली लाइन में क्या बता रहा हूँ, ये रेशियो बताती क्या है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं हम, कंपनी इज अर्निंग ₹3.8, ₹4.9 एंड ₹30 ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो भी है, ठीक है ना, पर ₹100 ऑफ सेल। ठीक है जी, ओके। तो ये रेशियोज हायर जी, मैं मुझे पता चल गया भाई, बता देता हूँ मैं जी। ये रेशियो जितनी हायर होगी उतना बेहतर होगा या जितनी लोअर होगी उतना बेहतर होगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जितनी हायर होगी उतना बेहतर होगा या जितनी लोअर होगी उतना बेहतर होगा, जितनी हायर उतनी बेटर। ठीक है, ये हायर ये रेशियो जितनी हायर होंगी उतनी बेहतर होंगी। ठीक है ना, अच्छा।
ये आखिरी लाइन लिखें, इट इज़ बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स, it is better to compare these results with industry average. It is better to compare these results with industry average and entities own performance over the years. ये पानी तुम्हारा ठंडा सरा से पहले से पड़ा था या तुम्हारा? However, it is better to compare these results with industry average, with industry average and entities नहीं, वो ज़्यादा वाली नहीं, ये मैं लिख रहा हूँ, with entity apostrophe वाला, with entities own performance over the years. However, it is better to compare these results with industry average and entities own performance over the years. मतलब सिर्फ जीपी रेशो देख के खुश ना हो ही जाओ, पिछले साल से भी इसे कंपेयर करके देख लो। सिर्फ जीपी रेशो देख के खुश ना हुए जाओ, इसको इंडस्ट्री एवरेज से भी, कंपेटिटर से भी कंपेयर करके देख लो। ठीक है, तो फाइनल वर्जन कुछ ऐसा लिख लीजिएगा, अब मैं बता दूं ज़रा बेहतर। ठीक है जी, कि अब मैं ना इन दो लाइनों को इकट्ठा करने लगूँ जो अलग अलग लिखवाई थी। पहले मैं जीपी के लिए अलग लिखवाने लगा था, लेकिन मैंने पहले रजिस्टर के ऊपर देखा ना, तो एक सफ़ा पूरा उसने मतलब शायद बड़ा लिख रहा था, भाई ये क्या मुझे डरा दिया। तो मैंने कहा अगर मैं जीपी रेशो अलग बताऊँ, नेट प्रॉफिट अलग, इनके अलग एक दो लाइनें लिखाऊँ तो फिर तो गड़बड़ हो गई ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर गया, और मज़ीद शॉर्ट क्या करना चाह रहा हूँ ज़रा सुने। मैं यूँ कह रहा हूँ आपको कि हम यूँ लिखेंगे, कंपनी इज़ अर्निंग ₹30, जीपी ₹4.9, नेट प्रॉफिट रुपीज़ कितना था तीसरा, 3.8 नेट प्रॉफिट एंड ₹4.9 ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर ₹100 ऑफ सेल। मतलब ये तीनों एक जैसे हो गए। ठीक है ना जी। उसके बाद हमने क्या कहा जी, इट इज़ यूजफुल टू कंपेयर द नेट प्रॉफिट रेशो विद ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ठीक है जी, पहली बात में क्या बता दिया हमने, पहली बात में ये बता दिया पर ₹100 ऑफ सेल कितना जीपी है, कितना नेट प्रॉफिट है, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा, इनको कंपेयर करो, जीपी और, इंसान बन जाना यार, बच्चे हो तुम लोग, जीपी और नेट प्रॉफिट रेशो को कंपेयर करो। अगर आपकी जीपी रेशो हायर थी लेकिन नेट प्रॉफिट तक आते आते आपकी रेशो कम हो गई है, तो मतलब आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो हायर है। तो क्या लिखा था हमने, इट इज यूज्ड टू कंपेयर दैट प्रॉफिट रेशो विद ग्रॉस रेशो एज अ हाई जीपी रेशो एंड लो नेट प्रॉफिट रेशो इंडिकेट्स हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये बड़े काम की बात है, इसको हमने यूज़ करना है। ठीक है ना, हमने ये, मैं मोटी मोटी दो तीन बातें लिखवा रहा हूँ, इनको यूज़ वाइजली करना है हमने, मतलब आपने करना है, लेकिन जाहिर उसकी प्रैक्टिस मैं खुद कराऊंगा पास पेपर्स को जब हम कर रहे होंगे। ठीक है, सही है ना। वो तीनों रेशो का कहते हैं तो तीनों के बारे में इकट्ठा लिख देंगे, वो किसी एक का बोलेगा तो यही पहली लाइन हमने लिख देनी है कि AL इज़ अर्निंग ₹30, ग्रॉस प्रॉफिट पर ₹100 ऑफ सेल, AL इज़ अर्निंग ₹3.8, नेट प्रॉफिट पर ₹100 ऑफ सेल। ठीक है ना जी। उसके बाद फिर हम अगली बात करेंगे, ये वाली जो मैंने कहा कि इट इज़ वेरी यूजफुल टू कंपेयर ग्रॉस प्रॉफिट विद नेट प्रॉफिट, और हो सकता है वो कंपेयर करके बता रहे हो आप यूँ भी कह रहे हो, सवाल की इंटरप्रिटेशन करते हुए आप यूँ लिख रहे हो कि जी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज़ 30% while नेट प्रॉफिट रेशो इज़ ओनली 3.8%, सो इट मे बी एन इंडिकेटिव। कभी भी रेशो में आपने मे के अलावा बात नहीं करनी, पता नहीं क्या हो असल में कहानी। ठीक है ना, बहरहाल इट मे बी एन इंडिकेटिव ऑफ हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट्स, अगर सिर्फ ये दो रेशोज हों। ठीक है ना, लेकिन अगली बात हमने लाजमी देखनी है, अगर हमें प्रीवियस ईयर मिल जाए तो कंपैरिजन कर देंगे, इंडस्ट्री एवरेज मिल जाए तो कंपैरिजन कर देंगे, और अगर ना मिले तो ये लाइन लिख देंगे, हाउएवर इट इज़ बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज एंड एंटिटीज ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स। ठीक है जी, ये ज़रा टेक्निकल तंग करने वाली एक लाइन और लिख लो, वैसे कहीं पे फिट कर लो अगर। ठीक है, जहाँ पे पहले आपने नहीं लिखा था उसमें हायर द रेशो बेटर इट इज़, ये लिख लो, पता होना चाहिए, वैसे ही अपने पास ब्रैकेट में डाल के लिख लो
कि ये रेशो जितनी हायर हो उतना बेटर है। ठीक है जी, हायर द रेशो बेटर इट इज़, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी ज़्यादा हाई हो अपने अल्फाज में लिख लो वो बेहतर है। ये किसी भी जगह पे लिख लो अपने पास, जहाँ पे टॉप पे लिखा था ना प्रॉफिट ओवर सेल रेशो, उसके आगे ब्रैकेट में लिख लो कि ये हायर हो तो बेटर होती हैं। बस इतने लाइन के बैगर्स हैं ना आप लोग। क्या बेटा, क्या कह रहे हैं बेटा आप? अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस की रेशो पे जाते हैं। अभी मैंने सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो, मैंने प्रॉफिट ओवर, मैंने निकाल देना क्लास, प्रॉफिट ओवर सेल्स रेशो की बात की है, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल रेशो, नेट प्रॉफिट ओवर सेल रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर सेल रेशो, ये जितनी हायर हैं उतनी बेटर है। ठीक है जी, जीपी रेशो भी ज़्यादा हो, एनपी भी ज़्यादा हो, एक्सपेंसेस कम हों बीच में। ठीक है, ओके। चलो सारे ही आगे पीछे हो गए फिर। ठीक है जी, पार्ट 2 शुरू कर लें। ब्रेक नहीं, ब्रेक नहीं, ब्रेक अभी